Hello, students. This is Bakir. Welcome to the fifth lecture of Forest Society and Colonialism. इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अबाउट द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था स्टूडेंट्स, उस लेक्चर के मदद से हमने बहुत कुछ देखा और सबसे ज़रूरी बात यह है स्टूडेंट्स कि आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ़ होंगे और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को आई होप कि आप सभी पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे. ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू मस्ट हैव एंड यू शुड हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस, जो कि कोरोना से फाइट करने के लिए एक ही हमारे पास सुविधा है. हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, दीज आर समहाउ वेरी इम्पोर्टेंट और हमें इन चीज़ों को पूरी तरह से पालन करने चाहिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट, कुछ भी रहता है तो आप किसी भी माध्यम से मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज मुझे बता सकते हैं. इसके अलावा आपके जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जो क्लासेस हो रहा है कम्युनिटी, उनमें भी ज़रूर हिस्सा लीजिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होता है जो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं सीख पाते हो, तो आप ज़रूर से वहाँ सीख पाएंगे. और स्टूडेंट्स, आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है T1 का, वो उसका डेट शीट आ गया है, तो आप आई होप आप सभी ने देखा भी होगा और ज़रूर से उनके लिए तैयारी कीजिए. और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे राबिता करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज बात करेंगे अबाउट द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स रिबेलियन इन बस्तर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने पर्टिकुलर एरिया लाइक बस्तर को देखा. और नेक्स्ट है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा. जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, जावा एक आइलैंड का नाम है जो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है. जावा इन इंडोनेशिया. आज हम जावा को एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय था जब जावा में सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही पाए जाते थे. जानते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, उसी तरीके से इंडोनेशिया में पहले डच कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश था. ब्रिटिशर्स की तरह डच भी जावा के फॉरेस्ट से टिम्बर कलेक्ट करना चाहते थे ताकि स्ट्रॉन्ग शिप्स और रेलवेज बनाया जा सके. आज के टॉपिक की मदद से हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर जावा के फॉरेस्ट में किस तरह से बदलाव आए. इसके लिए पूरे एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, जावा में बहुत सारे कम्युनिटीज था, जैसे कि द कलांग्स,
कालांग स्किल्ड फॉरेस्ट और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द वुड कटर्स ऑफ जावा। वुड कटर्स ऑफ जावा। जानते हैं, कालांग्स बहुत ज्यादा वेरिएबल था, इतने कि 1755 में जब जावा में एस्टैब्लिश माताराम किंगडम स्प्लिट हुआ, तब 6000 कलांग फैमिलीज को भी दोनों किंगडम के बीच में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि कालांग्स के बिना किंग के लिए पैलेस बनाना और टीक हार्वेस्ट करना इम्पॉसिबल था। जब 18th सेंचुरी में डच ने जावा के फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल जमा लिया, तब उन्होंने कालांग से अपना काम करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कालांग्स नहीं माने और कालांग्स ने मिलकर डच फोर्ट पर अटैक कर दी। इस पर रिएक्ट करते हुए डच ने अपने आर्मी की मदद से इस रेबल को उसी समय सप्रेस कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। ब्रिटिशर्स की तरह डच ने भी जावा के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट लॉस लागू किए। फॉरेस्ट लॉस के बाद बहुत से बदलाव आए। नंबर फर्स्ट, विलेजेस were not allowed to make use of forest produce। विलेजेस के फॉरेस्ट यूज पर बैन लगा दिया गया। विलेजर्स को अगर फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करनी होती तो बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के वो वुड नहीं कलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि अपना घर बनाना और रिवर बोट्स बनाना। नंबर सेकंड, ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट वाज बैन्ड। ग्रेजिंग पर भी बैन लगा दिया। नंबर थर्ड, villages were not allowed to travel on forest roads along with their horse carts or cattle। फॉरेस्ट रोड्स पर हॉर्स कार्ट या फिर कैटल के साथ ट्रैवल करने की परमिशन भी नहीं दी गई। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इंडियन फॉरेस्ट लॉस और इंडोनेशियन फॉरेस्ट लॉस में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही केसेस में ब्रिटिशर्स और डच शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए टिम्बर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं। इनफैक्ट 1882 में जावा से 2,80,000 स्लीपर्स को एक्सपोर्ट किया गया। 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट। इसके अलावा दोनों ही केसेस में ब्रिटिशर्स और डच ने फॉरेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट कर दी। डच ने एक नया सिस्टम भी बनाया जिसका नाम था ब्लैंडॉन्ग डैंस्टन। स्टूडेंट्स, जितना नाम मुश्किल है उतना सिस्टम नहीं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डच ने फॉरेस्ट के उन लैंड पर रेंट इंपोज किया जिन पर कल्टीवेशन होती थी। कुछ विलेजर्स को इस रेंट से एग्जेम्प्ट भी किया गया, लेकिन एक शर्त पर कि वो सब मिलकर फ्री लेबर और बेफेलोस प्रोवाइड करेंगे टिम्बर कटिंग और टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थोड़े ही समय बाद रेंट एग्जम्पशन की जगह डच ने विलेजर्स को स्मॉल वेजेस देना शुरू कर दिया था, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट करने की परमिशन
फिर भी नहीं दी गई। सो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यही पेंट होता है। आपको क्या करने हैं, इन लेक्चर्स को या इससे पहले की जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन सारे लेक्चर्स को नोट्स के साथ साथ आपको बार बार रिपीट करके उन लेक्चर्स को देखना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।